नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में और इसके अंतर्गत टॉपिक चल रहा था हमारा चित्रकला के भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग है, 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसका एक जैसे श्लोक था, उस श्लोक के बारे में बताया गया था कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो ये चित्रकला के षडंग के रूप में 6 अंग है भारतीय चित्रकला के, जिनमें सबसे पहला था जैसे रूप भेदा, रूप भेद। दूसरा था प्रमाणानि यानी प्रमाण। तीसरा था लावण्य योजनम। चौथा है सादृश्यम और पांचवा है वर्णिका भंग और छठा है भंग या भंगिमा। तो 3 के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे अब तक। रूप भेद के बारे में बता चुके थे, इससे पूर्व प्रमाण के बारे में कर चुके थे और भाव और लावण्य योजना के बारे में इससे पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब आज जैसे चौथा इसका जो अंग है, चौथा जो चित्रकला का अंग, भारतीय चित्रकला का चौथा अंग है सादृश्य है। तो सादृश्य के बारे में क्या कहा गया है कि सादृश्य के बारे में बताया गया है इसमें चित्रकला के जो अंग महत्वपूर्ण अंग है उसमें चौथे अंक में कि सादृश्य का अर्थ है कि आकृतियों की अनुरूपता अर्थात वस्तु विशेष की प्रकृति से समानता का होना। और कहा भी गया है जैसे इसके अंदर पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, कि सादृश्यम प्रधानतम प्रतिकीर्तितम, यानी कि किसी रूप के भाव को किसी अन्य रूप की सहायता से प्रस्तुत कर देना ही सादृश्य के अंतर्गत स्थान रखता है। यानी कि कोई भी रूप है, कोई फॉर्म है, कोई आकार है, कोई आकृति है, कोई फिगर है, तो उसको किसी भी रूप के भाव को किसी अन्य रूप की सहायता से प्रस्तुत कर देना ही, मतलब उसके जैसा का जैसा हूबहू बनाना, ये सादृश्यता के अंतर्गत स्थान रखता है। अतः चित्र में सादृश्यता का अथवा किसी वस्तु की प्रकृति से अनुरूपता का होना भी आवश्यक समझा जाता है। यानी कि जो चीज़ बना रहे हैं, जिसके बारे में हमने मान लो कोई कल्पना करी, जिसके बारे में देखा, तो वो जब तक जिस चीज़ का हम चित्र बना रहे हैं तो उसको उसका जो सादृश्य होना है, सादृश्य मतलब कि उसके अंदर वो चीज़ें, उसके गुण होने चाहिए कि हाँ ये अमुक चीज़ का चित्र है। देखते ही दर्शक उसको ये कह सकते हैं कि हाँ ये उस चीज़ का चित्र है। तो उसके अंदर उसके गुणों का अनुरूप वो अगर चित्र होगा, अनुकूल होगा, तो वो एक तरह सादृश्य के अंदर सादृश्य का अथवा अंतर्गत स्थान रखता है। अतः चित्र में सादृश्यता का अथवा किसी वस्तु की प्रकृति से अनुरूपता का होना भी आवश्यक समझा जाता है। इस प्रकार वस्तु अथवा दृश्य के साथ तुलना अथवा समानता का नाम ही सादृश्य है। मतलब इस प्रकार वस्तु अथवा दृश्य के साथ तुलना अथवा समानता का नाम ही सादृश्य है। जैसे मैंने बताया ना कि मान लो किसी भी दृश्य का चित्र है, किसी वस्तु का चित्र है, किसी देवता का चित्र है, किसी व्यक्ति का चित्र है, तो दर्शक उस चीज़ को देखते ही कहते हैं कि हाँ अमुक ये उस चीज़ का चित्र है, उसको देखते ही। अब जैसे अगर मान लो हम बना तो किसी चीज़ का रहे हैं चित्र और उसके अंदर दूसरे रूप में प्रकट हो रहा है, तो वो सादृश्यता का अंतर्गत नहीं आएगा। जिस चीज़ का हम चित्र बना रहे हैं, हमारे अंदर कल्पना कर से बनाए या हमने जो अपने इस चीज़ का अवलोकन किया है उसके माध्यम से बनाए, जो भी हमारा सृजनात्मक कार्य है, लेकिन जो हमारे भाव हैं, जो विचार थे, जिस चीज़ का हम बना रहे हैं, वो चीज़ उसके अंदर नज़र आनी चाहिए। तो वो एक तरह से सादृश्य, इस प्रकार वस्तु अथवा दृश्य के साथ तुलना अथवा समानता का नाम ही सादृश्य है। और बिना दृश्य के ज्ञान के सादृश्य का ज्ञान कठिन है। मतलब यानी बिना कोई भी दृश्य है, किसी भी चीज़ के ज्ञान के बिना सादृश्य का ज्ञान कठिन है। तो चित्रकार अपने चित्र को आकृति विशेष के समान ही बनाता है और वह जिस वस्तु का चित्र अंकित करता है उसके गुण दोष आदि विशेषताओं को भी अपने चित्र में समाविष्ट करता है। तो यही कारण है कि एक चित्रकार की कृति कैमरे से खींचे गए चित्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ कहलाती है, क्योंकि उसमें अमुक आकृति से अनुरूपता तो होती है ही, साथ ही साथ चित्रकार के मस्तिष्क में उस वस्तु विशेष को देखने के साथ जो भाव उठते हैं, उसके जो भाव होते हैं, उसका एक अटैचमेंट होता है चित्रकार का उस दृश्य के साथ या उस व्यक्ति के साथ। तो वो जो भाव उठते हैं उनसे भी सादृश्य वह चित्र में स्थापित करता है। तो जैसे जो कैमरे और एक आर्टिस्ट के जो चित्र में फ़र्क है,
वो ये है कि यहाँ पे कैमरा के अंदर जो भावनात्मक नहीं होती है, भाव नहीं होते हैं, जबकि चित्रकार किसी चीज़ को बनाता है, किसी दृश्य या किसी भी चीज़ को, तो उसके अंदर उसके भाव उससे जुड़े होते हैं उसके मस्तिष्क में, उसके भाव में, तो वो चीज़ें और तो उनसे ही सादृश्य वह चित्र में स्थापित करता है अपने भावों से द्वारा। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का चित्र अंकित करते समय उसमें उस विशेष वस्तु से तुलना का भाव है, तो वह उस वस्तु विशेष का चित्र नहीं कहा जाएगा, अर्थात उस चित्र में उस वस्तु विशेष के साथ ही सादृश्यता का भी अभाव है। यानी कि वो जिस चीज़ का चित्र बना रहा है, जिस व्यक्ति का चित्र बना रहा है, तो उसके जो गुण हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो उसमें भी साथ में परिलक्षित उस चित्र में भी नज़र आनी चाहिए तो उस इसलिए अगर नहीं आती है तो उसके अंदर सादृश्यता का अभाव रहेगा। अब उदाहरण के लिए जैसे यदि कृष्ण का चित्र अंकित करते समय चित्रकार उन चित्र के उन सभी विशेषणों को या उनके जो श्री कृष्ण के जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उस चित्र में अंकित नहीं करता है, तो जो कृष्ण संबंधित हैं, जैसे भगवान कृष्ण संबंधित है, जैसे मोर है, मोर पंख है का मुकुट है, बंसी है आदि का भाव होगा, ये चित्र कृष्ण का न होकर कुछ और ही होगा, और इस चित्र में कृष्ण से सादृश्यता का भाव भी होगा। इसी प्रकार जैसे राम के चित्र में चित्रकार को धनुष बाण लिए हुए दिखाना होगा, तभी यह राम का चित्र कहलाएगा। तो इस प्रकार चित्र यदि किसी देखी गई वस्तु का हो अथवा कल्पनाजन्य दर्शक उसे पहचानने में किसी दुविधा में न पड़े, तो यही चित्र का उत्तम सादृश्य है। तो मतलब जैसे हमने बताया ना कि जिस चीज़ का वो चित्र बना रहा है, तो उस चीज़ की उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो गुण हैं, वो सारे उस चित्र में विद्यमान नज़र आने चाहिए। अब चाहे वो कल्पना से बना रहा हो, चाहे वो अपने भावों से बना रहा हो, या वो किसी चीज़ को देख के बना रहा हो, तो जब तक वो उस चीज़ के वो गुण, जो भी चीज़ है, चाहे वो दृश्य है, चाहे वो व्यक्ति है कोई देवता है, जो भी है, उस चीज़ का अगर वो चित्र बना रहा है, तो उस व्यक्ति विशेष, उस दृश्य विशेष और वो उसके जो गुण हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो भी उस चित्र के अंदर उसके साथ में परिलक्षित होगी, तभी उसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो सादृश्य है, तो उस उत्तम यही जैसे उस चित्र का कल्पनाजन्य दर्शक उसे पहचानने में किसी दुविधा में नहीं पड़े, और चित्रकार देखते कहते हाँ वाह ये तो उस चीज़ का चित्र है, ये तो अमुक दृश्य का चित्र है या उस चीज़ का चित्र है, तो यही उत्तम सादृश्य है। उसको चित्र को दुविधा में नहीं पड़े, उसको देखते ही उसको तुरंत बता दे, तो यही चित्र का उत्तम सादृश्य है। और भारतीय चित्रकला के इस अंग का महत्वपूर्ण स्थान है, और चित्रकला का ये अंग प्राकृतिक उपमानों से बहुत प्रभावित भी है, जिसे सत्यम शिवम, सत्य को सुंदरम के साथ चलाने का आग्रह लक्षित होता है। और हमारे यहाँ तो जैसे भारतीय विचारधारा के अनुसार चित्रकला में बाह्य आकृतियों के सादृश्य के बजाय उनके आंतरिक सादृश्य पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ मनोभावों की अभिव्यंजना करने वाला सादृश्य को बाह्य आकृति वाले सादृश्य की तुलना से श्रेष्ठ माना जाता है। और भारतीय रचनाकार ने मुख चंद्र तथा चरण कमल के सादृश्य की योजना यूं ही नहीं कर दी, क्योंकि दोनों वस्तुओं के गुण, धर्म, स्वभाव तथा प्रकृति के सादृश्य के आधार पर ही की है। तो इस प्रकार भारतीय चित्रकला के इस अंग का महत्वपूर्ण स्थान है, और चित्रकला का यह अंग प्राकृतिक उपमानों से बहुत ही प्रभावित है, जिसे बताया सत्य को सुंदरम के साथ चलाने का आग्रह लक्षित होता है। अब जैसे भारतीय कला में शरीर रचना के लिए भी जो बाह्य सादृश्य की दृष्टि से निम्नलिखित उपमानों का व्यवहार किया जाता है। हमारे यहाँ पे भारतीय चित्रकला के अंदर जो चित्र सूत्र है, इनके बारे में हमें बताया गया था, मैंने बताया था उनमें, तो कि भारतीय कला में शरीर रचना के लिए जो बाह्य सादृश्य की दृष्टि से निम्नलिखित उपमानों का व्यवहार किया जाए। जैसे कान के लिए, तो कान के लिए कहते हैं कान गिद्ध के पर के समान हो, नाक तिल का फूल या तोते की चोंच के समान हो, नथुने सेम के बीज के समान, होठ कमल की पंखुड़ियों के समान हो,
तो गला शंख के ऊपर वाले हिस्से के समान हो, कंधे हाथी के सिर के समान हो, भुजा हाथी की सूंड के समान हो और हाथों की अंगुलियां सेम की कली या चंपक कली के समान हो, धड़ डमरू सिंह की कमर अथवा गाय के चेहरे के समान, जंगा केले के वृक्ष का तना अथवा हाथी की सूंड के समान और पैर की उंगलियां कचनार की कली के समान। तो इस प्रकार इस उपमान से के सदृश ही चित्र में शरीर रचना का उपाय सुझाया गया है। और शास्त्रकारों ने जैसे हमारे यहाँ पे कुछ अन्य सादृश्य भी इस प्रकार निर्धारित किया, जैसे मुखाकृति गोल, अंडाकार, ललाट धनुषाकार, भुहें शांत स्थिति में अर्धचंद्राकार, नृत्य की अवस्था में धनुषाकार, नासिका स्त्रियों की तिल पुष्प के समान तो पुरुष की चुक या तोते की चोंच के समान, ये मैंने बताया ना पूर्व में भी, और चिबुक आमे की गुठली के समान, अंगुलियां सिम्बी फल के समान। तो इस प्रकार ये जैसे हाथ कदली दल के समान और हाथ पल्लव तथा कमल के समान आदि के बारे में सादृश्य के संबंध में। तो आधुनिक मनोविज्ञान की भी ये मान्यता है कि कोई भी दर्शक चित्रकृति में अपने स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही सादृश्य देखता है। उपमा स्वरूप होकर ये चित्रकृति आकर्षक एवं हृदयग्राह्य बन सकती है। तो इस प्रकार ये जैसे हमने सादृश्य के बारे में चर्चा करी। अब इसका जो अगला तत्व है, अगला अंग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है जैसे वर्णिका भंग। तो इसके लिए इसके बारे में जैसे हम आगे वाले जो आएगा आगे, जैसे इसका जो अगला अंग है वर्णिका भंग, इसके बारे में अगले उसमें लेक्चर में उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।